चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में बोनस देने का अनुमोदन कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स के पे लेवल L12 अथवा ग्रेड पे 4800 और उससे कम में वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस स्वीकार किया गया है। तदर्थ बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7,000 रुपए और 31 दिन के माह के आधार पर की जाएंगी। तदर्थ बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। उधर मुख्यमंत्री निवास पर चल रही कोर कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गहलोत, कैलाश चौधरी, रक्षा भंडारी बैठक में मौजूद रहीं। वहीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव और सतीश पुनिया भी इस बैठक में जुड़े। आपको बता दें कि ये बैठक आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर की गई, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उधर उप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पशुपालकों को दीपावली की सौगात देते हुए दुग्ध उत्पादन से संबंधित सभी लंबित दायित्वों के 1 सप्ताह में भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेयरी से जुड़े पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर देय 5 रुपए प्रति लीटर के लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए हाल ही में 65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दुरुस्त कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही वंचित वर्गों के कल्याण और आधारभूत संरचना के लंबित विषयों को प्राथमिकता के साथ हल किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक किया है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय भरतपुर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को सुबह केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कर निरीक्षण किया और उन्होंने उद्यान के मुख्य द्वार से पक्षी व्यू पॉइंट तक पैदल भ्रमण कर संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया और बारिश से लबालब हुई झीलों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने यहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को दूरबीन से निराहा और इस दौरान सीएम शर्मा ने शहर के प्रबुद्ध जनों और मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरतपुर के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, ताकि आगरा और जयपुर आने वाले पर्यटक भरतपुर में ठहराव करें और यहां की ऐतिहासिक विरासत एवं धार्मिक स्थलों को देख सकें। उधर भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे और स्थानीय निवेश भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों और सब्सिडी जमीन आदि में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।
इसके साथ ही तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी हरियाणा संगठन प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया को बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर आवास पर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। मदन राठौड़ ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा बीजेपी के संगठन प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित किए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 2,236 करोड़ रुपए की लागत के सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से समर्पित किया। ये परियोजनाएं 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इनमें 19 जम्मू और कश्मीर में, 18 अरुणाचल प्रदेश में, 11 लद्दाख में, 9 उत्तराखंड में और तो वहीं 6 सिक्किम में, 5 हिमाचल प्रदेश में, 2 पश्चिम बंगाल और राजस्थान में और 1 नागालैंड, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। बता दें कि अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने इन परियोजनाओं को सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने की सरकार के अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के सपने को ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से साकार किया जा सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर के जवाहर नगर स्थित जैन श्वेतांबर संघ में परम पूज्य आचार्य देव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश में हो रही देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है उससे हमें भलीभांति परिचित है और सजग है और इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है और इसी का परिणाम है कि आज भारत का संपूर्ण विश्व में बोलबाला है। मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी की सदस्यता अभियान से हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे ट्रेनी एसआई के परिजन इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने एसआई भर्ती 2021 में मेहनत से चयनित सब इंस्पेक्टर के परिजन भी पहुंचे। सरकार से एसआई भर्ती रद्द नहीं करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मेहनत से चयनित सब इंस्पेक्टरों को भर्ती रद्द होने की चिंता सता रही है, जिसको लेकर परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरें जयपुर से आपके सामने, जहां पर एसआई भर्ती रद्द नहीं करने की यहां पर सरकार से गुहार लगाते हुए आप देख सकते हैं। जहां पर बता दें कि 2021 में मेहनत से चयनित सब इंस्पेक्टर के परिजन भी पहुंचे, जिसे लेकर परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उधर दशहरा और विजयादशमी के अवसर पर आज सिटी पैलेस में हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने रीति रिवाज अनुसार पारंपरिक पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने पहले चंद्र महल में शस्त्र पूजा की और इसके साथ ही सर्वतोभद्र चौक में अश्व पूजा, गज पूजा और पालकी की पूजा की। बता दें कि जयपोल पर परंपरा अनुसार नीलकंठ पक्षी को भी उड़ाया गया। इस अवसर पर ताजमी सरदार खासा चौकी सरदार एवं जयपुर के पूर्व ठाकुर और ठिकानेदार उपस्थित रहे। बता दें कि जिन्होंने पद्मनाभ सिंह से भेंट कर उन्हें दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी।
उधर बांसवाड़ा जिले पर भर में विजयदशमी पर्व मनाया गया और इसी के तहत शहर के खेल स्टेडियम के निकट मैदान में रावण के पुतले का दहन हुआ। इस दौरान शहर के रघुनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान राम, गजानन और हनुमान जी की झांकियां शामिल रहीं। शोभा यात्रा पुराना बस स्टैंड, कस्टम चौराहा, अंबा माता मंदिर होते हुए कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जिसे देखने के लिए गांव से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। इससे पहले मेले का आनंद लेने के लिए दोपहर से ही लोग की भीड़ देखने को मिली। बांसवाड़ा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रघुनाथ मंदिर में निकाली गई जिस तरीके से शोभा यात्रा को देखते हुए पुराना बस स्टैंड, कस्टम चौराहा, अंबा माता मंदिर होते हुए कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जिसे देखने के लिए गांव से भी हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी देखने को मिली। इससे पहले मेले का आनंद लेने के लिए दोपहर से ही लोगों का तांता यहां पर लगा हुआ। उधर राजगढ़ कस्बे के प्रताप स्टेडियम में दशहरा महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी का पर्व रावण के पुतले दहन के साथ मनाया गया। दशहरा महोत्सव समिति अध्यक्ष मुकेश जैमन ने बताया कि इस मौके पर 55 फुट रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व शोरगरों की तरफ से हैरतंगेज रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। कार्यक्रम के तहत कस्बे के मेला का चौराहे से भगवान राम, लक्ष्मण संग हनुमान और घोड़ों पर सवार होकर राम की सेना की आकर्षक झांकी निकाली गई। इससे पूर्व पंचायती ठाकुर जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। कोटा जिले की रामगंज मंडी में विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन की उपखंड भर में धूम रही। इस दौरान सभी जगह शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच रावण दहन किया गया। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को भी दहन किया गया। इस दौरान रामगंज मंडी के साबू मैदान और सुकेत के दशहरा मैदान में पालिका ने खास सज्जा कर लाइटिंग, टेंट, स्टेज और प्रवेश और निकासी द्वार की व्यवस्था की गई। शाम 6 बजे से ही दशहरा मैदान में रावण दहन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर विजयदशमी के पर्व पर आज टोंक के हटबाड़ा मैदान में अहंकार रूपी रावण के 51 फीट के पुतले का विधिवत रूप से दहन किया गया। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के 41 फीट के पुतलों का भी दहन किया गया। इससे पहले शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुई राम सेना हटवाड़ा मैदान पहुंची, जहां राम ने तीर चलाकर पुतलों का दहन किया। रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग हटवाड़ा मैदान पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उधर बसवा उपखंड के धपावन खुर्द में खेत में गई महिला पर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लोगों की सूचना पर लहूलुहान हालत में महिला को लेकर उसके परिजन थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिर किसी को पता चला तो हमारे पास आए, फिर हम घर से गए। घर से जाने के बाद में वो आई 15-20 मिनट बाद में खेत में छूट कर, तो हमको रास्ते में मिली वो। फिर हम उसको लेकर बस वो पहुंचे थाने में। थाने में पहुंचने के बाद फिर पुलिस वाले बोले हमसे कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए तो उसके 9-10 टाँके लगे। टाँके लगने के बाद में फिर हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने मना किया कि बांदी को लेकर जाओ, इसको यहाँ पार नहीं पड़ेगी। फिर हम बांदी को लेकर गए। बांदी को भी मना कर दिया कि 2 से लेकर जाओ। फिर हम 2 से एडमिट कराए उसको। अब वहाँ कराने के बाद में वो बेहोश हो गई, वहाँ जाने के बाद में, और उसकी गोली बंद हो गई और उसके हाथ में फ्रैक्चर है। उधर कोटा जिले के रामगंज मंडी में अब चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। थाने से महज 200 मीटर दूरी
पर ही एक मकान को चोर ने जो है दिन में ही निशाना बना लिया। बता दें कि कमरे के ताले तोड़कर 20,000 रुपए की नकदी और चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। मामला शहर के श्री देव नारायण कॉलोनी का है, जहां रेलवे अधिकारी का परिवार 2 दिन से बाहर गया हुआ था। ऐसे में चोर ने सूने मकान पर नजर रखी और शनिवार दिन में ही मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर टोंक से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। विद्युत पोल से टकराई तेज रफ्तार रोडवेज बस। सवाई माधोपुर से जयपुर जा रही थी रोडवेज बस। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओनियारा में अचानक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराई बस। सवारियों से खचाखच भरी हुई थी बस। हादसे में बस सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सभी यात्री घबरा कर बस से बाहर निकले। मौके पर पहुंची ओनियारा थाने की पुलिस गनीमत रही, नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टोंक रोडवेज डिपो की बस बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विद्युत पोल से तेज रफ्तार रोडवेज बस टकरा गई, हादसा ग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि तस्वीर आपके सामने, जहां पर टोंक रोडवेज डिपो की है बस। उधर गौरव सेनानी यात्रा आज टोंक पहुंची और टोंक पहुंचने पर यात्रा का नेशनल हाईवे 52 पर कामधेनु सर्किल के पास पूर्व सैनिक कल्याण संस्थान की ओर से माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा का रात का पड़ाव टोंक में ही रहेगा। इसके बाद यात्रा निवाई होते हुए आगे करीब 1100 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी। गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष किशनलाल चौधरी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सैनिकों की पुनर्वास व्यवस्था को वर्गवार बांट दिया है। उससे सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है। पूर्व सैनिकों ने यात्रा के जरिए सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की मांग की। ये जो यात्रा हमारी जो हम निकाल रहे हैं, ये सैनिक जागरूक यात्रा है। सैनिक जागरूक यात्रा का मतलब ये है कि ये 1100 किलोमीटर की हमने यात्रा निकाली है, जो जयपुर से चल के ब्यावर होते हुए, ब्यावर से नसीराबाद, अराई से मालपुरा, टोंक और आज टोंक के बाद कल निवाई, लालछोट, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन से बयाना और भरतपुर। देन फिर 13 तारीख को हम डीग और महुआ होते हुए दौसा, सिकंदरा ये यात्रा जाएगी। इसका उद्देश्य और मकसद ये है कि राजस्थान में जो राजस्थान सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सैनिकों के साथ एक पुनर्वास व्यवस्था थी, जिसको एक परिपत्र जारी करके उसको जो है सैनिकों को वर्गवार बांट दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया। मतलब यह है कि सैनिकों के लिए एक अलग प्रोविजन पुनर्वास का था, उनको 6 टुकड़ों में जातियों में बांट दिया। उससे सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके पद कम हो गए। एक तो सैनिकों में इसके लिए हमारी सरकार से 2 साल से मांग चल रही है, और दूसरे इसके साथ हमारी जो है एसएलपी का एक मुद्दा था, जो जिसमें हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भारतीय सेना द्वारा यूआई की डिग्री दी जाती है, यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, और वो बीएसटीसी के बराबर होती है, लेवल 1 के टीचर्स के बराबर। तो उनका सिलेक्शन होने के बाद राजस्थान सरकार ने एक एसएलपी लगा रखी है, उसको विड्रा के लिए हमारी एक मांग है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021 और 22 में प्रतिभावना और छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई व्हील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की थी। इसके तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। इस घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में पिछले 3 साल से करीब 500 से अधिक छात्राओं को इसका लाभ दिया गया और उसके लिए स्कूटी का आवंटन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता और वित्त विभाग से इसके लिए क्यूआर कोड जारी नहीं होने के चलते इससे लाभान्वित होने वाली छात्राओं को अभी तक स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका है। बता दें कि स्कूटी की सप्लाई देने वाली कंपनी ने जिले में इसका आवंटन कर दिया है, जो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर एक महाविद्यालय परिसर में ये सभी स्कूटियां खुले आसमान के नीचे करीब 1-1.5 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हरी झंडी नहीं मिलने से इसका वितरण नहीं किया जा सका है।
उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हो गया जिसमें कार में सवार 2 की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पिनान चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर अलवर से है, जहां विवादित भूमि पर रैनी पुलिस का बोर्ड लगाकर लिया और जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। रैनी थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि रैनी के रामनगर जामडोली में 42 बीघा भूमि विवादित थी। जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में आपस में विवाद था। रैनी एसडीएम द्वारा 145 की कार्रवाई की थी, जिसके तहत तहसीलदार रैनी के साथ मौके पर पहुंचे और भूमि को कब्जे में लिया है और रैनी पुलिस का बोर्ड लगाया है। ये देखिए, रामनगर जामडोली में 42 बीघा भूमि विवादित भूमि थी, जिसमें 2 भाइयों में आपस में विवाद था जमीन बंटवारे को लेकर के, जिसमें एसडीएम साहब के द्वारा 145 सीआरपीसी में कार्रवाई की गई, जिसमें रिसीवरी मन एसएचओ को नियुक्त किया गया। इसमें तहसीलदार साहब की टीम मौके पर पहुंची और मैं मेरी टीम के साथ मौके पर पहुंची। तहसीलदार साहब के द्वारा मुझे उक्त जो भूमि थी विवादित भूमि उसको कब्जेदार दिलवाया गया और रिसीवरी दी गई। खबर दत्तवाद से है, जहां लालसोट कोथून हाईवे पर एक कार और ट्रक में टक्कर हो गई। एक्सीडेंट होने पर कार सवार बाबूलाल और उनके दोस्त अनिल आनंद निवासी महिमा की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कार चालक सुरक्षित है। दोनों मृतकों के शव निवाई अस्पताल मोर्चरी में रखवाकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर राजस्थान भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से विश्व मानक दिवस 2024 के अवसर पर 11 अक्टूबर 2024 को द फर्न अलवर सरिस्का होटल में एक स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विश्व मानक दिवस को प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को उन विशेषज्ञों को सम्मानित करने के लिए वैश्विक रूप से मनाया जाता है जो स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विकसित करते हैं और उनके द्वारा ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को मिलने वाले उत्पाद और सेवाएं सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता की रहें। इस साल का विषय बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि SDG 9 का समावेश, टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और निरंतर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, साथ ही नवाचार को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। उधर अनूपगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर पुलिस पब्लिक पंचायत का कुल 11 बालिका विद्यालय और महाविद्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1625 बालिकाओं ने भाग लिया। वहीं संस्थाओं के प्रधानाचार्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, जागरूक नागरिकों ने भी इन कार्यक्रमों में शिरकत की। बता दें कि पर्यावरण जागरूकता के मद्देनजर बालिकाओं और छात्राओं को सुपर फूड के नाम से विख्यात सहजन के बीजों का आवंटन कर इन्हें उगाने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को पारिवारिक वानिकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और पोषण के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि सहजन न केवल पोषण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।